चुनाव आयोग को विधायिका की जीत हार से पूरी तरह अलग रहना चाहिए। एक कमजोर चुनाव आयोग से गंभीर हालत पैदा हो सकते हैं। 2015 में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर कानून बनाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। तब कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी जो अभी आपने सुनी। लेकिन केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में एक बिल पेश कर दिया। इसका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति शर्तें और पद अवधि विधेयक 2023 और यहीं से शुरू हो गया विवाद इस कानून को लेकर ही नहीं है। ये बिल अभी टेबल हुआ है, पास नहीं। 2 बिल और हैं जिनको सरकार ने संसद से पास करा लिया है, जन विश्वास बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब इन्हें देश के कानूनों की लिस्ट में गिना जाएगा। क्या है इन 3 बिलों का तियापाचा, क्यों इन पर विवाद हो रहा है, आज की बड़ी खबर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। पहले बात मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल की। चुनाव आयोग क्या होता है, बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र मिलता है। चुनाव आयोग ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार संस्था है। सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके अंडर 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ईसीज। देश में एक केंद्रीय चुनाव आयोग है, फिर हर सूबे के लिए राज्य चुनाव आयोग भी होते हैं। इनमें भी एक मुख्य चुनाव आयुक्त आपको मिलेगा, स्टेट्स में भी। राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन देश के सभी हाई कोर्ट्स में भी एक चीफ जस्टिस होते हैं। चुनाव आयोग की पावर कितनी है, इससे आप ऐसे समझिए कि जब पिछले साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहे थे, 3 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 2 जिलों के एसपी के कामकाज को देखते हुए आयोग ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया था। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग को यह अधिकार भी होता है कि वो जिलाधिकारी और जिले के कप्तान तक का तबादला कर सकता है, जिसका अधिकार सामान्यतः सरकार को होता है। अब पॉइंट पर आते हैं। सरकार बिल लेकर आई है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। अगर बिल पास होता है तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इस सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, 2 मेंबर होंगे, एक प्रधानमंत्री की ओर से नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री और दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता। अब तक इस कमेटी में देश के मुख्य न्यायाधीश भी होते थे, लेकिन नए बिल के पास होने के बाद कमेटी में सीजेआई नहीं होंगे और इसलिए सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव आयोग में भी अपनी मनमानी करना चाहती है। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी सरकार ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी और जिससे वो अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर कहा क्या था। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर इसी साल 2 मार्च को एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून नहीं बनाती, तब तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की सदस्यता वाली समिति की सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाए। हालांकि इन 5 महीनों में इस कमेटी ने कोई नियुक्ति नहीं की क्योंकि कोई भी पद खाली नहीं था। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई को सिलेक्शन कमेटी में रखने की अस्थायी व्यवस्था बनाई थी। एक कानून को इस अस्थायी व्यवस्था की जगह लेनी थी। कानून बना, लेकिन कमेटी से सीजेआई को ही गायब कर दिया गया और इसलिए सरकार के इस बिल पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अमल में कानून तो बनाया, लेकिन फैसले की भावना का ध्यान नहीं रखा, जिसमें चुनाव आयुक्तों के स्वतंत्र होने पर जोर दिया गया था। एक बात और, इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने पर भी सवाल उठाया था। कहा था कि अरुण गोयल को बिजली की रफ्तार से चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया, जबकि मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल ही रही थी। गोयल को बीते साल नवंबर में चुनाव आयुक्त बनाया गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की रफ्तार वाले मुहावरे का इस्तेमाल क्यों किया, उसकी भी एक कहानी है। दरअसल गोयल ने 37 साल की नौकरी के बाद पिछले साल 18 नवंबर को वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी अपनी मर्जी से रिटायर होने का फैसला किया। 18 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया। 30 नवंबर को उनकी सर्विस का आखिरी दिन था, लेकिन 19 नवंबर को आउट ऑफ द ब्लू सरकार ने ऐलान कर दिया, केंद्र सरकार ने, कि अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसी पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि सर्च कमेटी, मंत्रिमंडल की अनुशंसा आदि इत्यादि जिन औपचारिकताओं का हवाला केंद्र देता है, उनका पालन एक दिन के भीतर कब और कैसे हो गया या ठीक तरीके से हुआ भी कि नहीं।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून बनाने के लिए सबसे पहले 2015 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई। बाद में दूसरी याचिकाएं भी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा। इस मसले पर कोर्ट ने अंतिम सुनवाई पिछले साल नवंबर में की थी और फैसला आया इस साल मार्च में, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात थी। इस फैसले से पहले चुनाव आयुक्त एडहॉक तरीके से नियुक्त हो रहे थे। जी हां, आपने ठीक सुना, जुगाड़ से काम चल रहा था। सीन यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कानून बनाने की बात है। अब ये काम टेक्निकली कायदे से संसद को कर लेना चाहिए था, जो कि अब तक के हुआ नहीं था। तो एक जुगाड़ निकाला गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल नाम की सिफारिश कर देगा और राष्ट्रपति मोहर लगा देंगे। इस तरह सरकार जिसे चाहती उसे चुनाव आयोग बनाती आ रही थी। जब हम सरकार नाम के हमाम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो भी पार्टी दाखिल हुई सबने एक ही तरह के कपड़े पहने या नहीं पहने थे। कहने का मतलब ये कि जो भी पार्टी ताकत में रही उसने अपनी मर्जी से ही शख्स को चुनाव आयोग बना दिया। इसी प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया था, ताकि एक तरह का शक्ति संतुलन आकार ले और चुनाव आयुक्त के पद पर बैठा व्यक्ति किसी भी दल या सरकार का कृपा पात्र न बना रह जाए। लेकिन सरकार नए बिल से इस बदलाव को उलट देना चाहती है, जबकि कोर्ट ने बार बार इस संस्था की निष्पक्षता का हवाला दिया था। नई सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, सरकार में नियुक्त मंत्री और विपक्ष के नेता होंगे, यानी सरकार के 2 आदमी हैं। तो जाहिर है हमेशा फैसला 2-1 से सरकार के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी उन्हीं की है। अब लोग चाहें तो टू मच डेमोक्रेसी की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इतना लोकतंत्र तो नहीं ही है कि एक मंत्री प्रधानमंत्री से उलट राय रख दे। और ये सिर्फ एक पार्टी या केंद्र की बात नहीं है। हाल ही में हमने राजस्थान में इसी का उदाहरण देखा है। विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में अपनी सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री गहलोत ने मिनटों में बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया। ऐसे में कमेटी में बैठने वाला मंत्री कितनी स्वतंत्र राय दे पाएगा, ये सोचने वाली बात है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी चुनाव आयुक्तों को बहुमत के आधार पर चुनेगी या फिर सर्वसम्मति से। दिल लैपटॉप में हमारे साथी साकेत ने बिल के कई पहलुओं पर नजर डाली है। उनका कहना है कि बिल के क्लॉज 8(1) में सिर्फ इतना लिखा है कि सिलेक्शन कमेटी आयुक्तों को चुनने के लिए पारदर्शी तरीके से अपनी प्रक्रिया अपनाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी मानते हैं कि सही तो यही होगा कि नियुक्ति सर्वसम्मति से हो। कुरैशी ने दिल लैपटॉप से बातचीत में बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने वो प्रावधान कानून बनाने तक रखा था। कुरैशी ने हमें बताया, ये व्यवस्था विश्वसनीय तब बनेगी जब सर्वसम्मति से नियुक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि इससे विपक्ष के नेता को कोई वीटो पावर मिल जाएगा। उनके पास सर्च कमेटी के दिए हुए जो 5 नाम होंगे उनमें से ही उन्हें चुनना पड़ेगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अगर किसी नाम पर आपत्ति होगी तो उन्हें दूसरा विकल्प दिया जाएगा। तो हमें अब ये देखना है कि सरकार जो कानून लाई है क्या उसमें कोई बदलाव होंगे, और अगर बिना बदलाव बिल पास हो जाता है तो नियुक्ति कैसे होगी। क्या सर्वसम्मति का ध्यान रखा जाएगा, और तब क्या होगा जब सर्वसम्मति नहीं बन पाएगी। अगला बिल है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, जिसे आम जबान में डेटा प्रोटेक्शन बिल कहा जा रहा है। विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद 7 अगस्त को ये बिल लोकसभा और बाद में राज्यसभा में भी पास हो गया। शनिवार 12 अगस्त को इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी और अब ये बन गया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में बताया कि ये बिल देश के 140 करोड़ लोगों की डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। देश में करीब 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। ऐसे में डिजिटल नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा और प्राइवेसी के संरक्षण के लिए ये बिल लाया गया है। लेकिन इसी बिल पर एक प्रश्न चिन्ह ये भी है कि डेटा की सुरक्षा के नाम पर कहीं हमारी निजता तो खतरे में नहीं है। बिल का इतना विरोध क्यों हो रहा है, ये सब एक एक कर आपको बताते हैं। हमने पहले भी इस बिल पर विस्तृत शो किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम देने वाले हैं। यहाँ हम आपको एक ब्रीफ पिक्चर देंगे। सबसे बेसिक सवाल तो यही है कि डेटा है क्या। इस संदर्भ में आपकी और हमारी सारी जानकारी डेटा को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो इस डिजिटल युग में कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा समेत इंटरनेट पर आप जो भी करते हैं सब कुछ दर्ज हो रहा है। आपका फ़ोन ये सब देख सकता है, सब सुन सकता है और किसी को बता भी सकता है कि वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन क्या आपने ख़रीदा, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया, बायोमेट्रिक्स, पॉलिटिकल ओपिनियन, ये सब आपका डिजिटल डेटा है।
अगर आपकी स्मार्ट वॉच या फ़ोन में आपके दौड़ने या चलने के स्टेप्स काउंट होते हैं तो वो भी उस कंपनी के लिए डेटा ही है, और आपका डेटा दुनिया में जगह जगह जा भी रहा है, कभी आपकी सहमति से तो कभी उसके बिना भी। इसलिए डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार ये बिल लाई है जो अब कानून बन गया है, और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर ये देश का पहला कानून है डेडिकेटेड। अब एक नज़र इस बिल और डेटा के संरक्षण की टाइमलाइन पर भी डाल लेते हैं। सरकार की तरफ से इस दिशा में पहली बार 2012 में काम शुरू हुआ। मनमोहन सिंह सरकार ने अक्टूबर 2012 में जस्टिस AP शाह की अध्यक्षता में एक प्राइवेसी कमेटी बनाई। इस कमेटी ने प्राइवेसी कानून बनाने की सिफारिश की, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में ही रहा। फिर जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। साल 2018 में रिपोर्ट सौंप दी गई सरकार को। सरकार ने पहली बार 11 दिसंबर 2019 को संसद में विधेयक पेश किया। तब इस बिल का नाम डेटा प्रोटेक्शन बिल था। विपक्ष और जानकारों ने इस पर आपत्ति जताई, कहा था कि बिल में निजी डेटा को लेकर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। विपक्ष का आरोप यह था कि डेटा की सुरक्षा के नाम पर सरकार ने अपने पास मनमानी ताकतें इकट्ठा कर ली हैं। इस बीच BN श्रीकृष्णा कमेटी के बनने के 1.5 महीने बाद प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक जरूरी टिप्पणी आ गई। 24 अगस्त 2017 को 9 जजों वाली बेंच ने फैसला सुना दिया कि निजता का अधिकार लोगों का मूलभूत अधिकार है। जीवन जीने के अधिकार में निजता की स्वतंत्रता भी आती है। वापस ट्रैक पर आते हैं। 2019 में विरोध के बाद डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। समिति की रिपोर्ट को 16 दिसंबर 2021 के दिन लोकसभा में पेश किया गया। समिति ने 97 संशोधनों और 93 सुझाव बताए। साथ ही 7 असहमति के पॉइंट्स भी दर्ज हुए। इन बदलावों को जोड़ने के बजाय 3 अगस्त 2022 को सरकार ने इस विधेयक को ही वापस ले लिया, और अब इस सत्र में फिर से इस विधेयक को पेश किया गया है। अब इस एक्ट में एक पेच है। सरकार ने जो बिल पेश किया और फिर पारित करवाया, उसमें ज़्यादातर जगहों पर एज में भी प्रेस्क्राइब लिखा है, माने जैसा कि निर्धारित किया जाएगा। गौर कीजिए, किया जाएगा। इस वाक्य का सरकार ने बिल में 26 बार जिक्र किया, यानी कुछ चीज़ें अभी तय नहीं है, बाद में तय होंगी। फिर भी इसे कानून की शक्ल देने की कोशिश लगातार हुई और अब बन भी गया है ये कानून। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि इस बिल को लाने से पहले लोगों से खूब सुझाव लिए गए। दावा किया कि ड्राफ्ट पर 48 संगठनों और 39 मंत्रालयों ने विस्तृत चर्चा की। अश्विनी वैष्णव ने बिल पेश करते हुए जो बातें कहीं, वो भी हम आपको पॉइंट्स में बता रहे हैं। पहला, जिस उद्देश्य के लिए डेटा लिया जाए उसी उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल हो। किसी काम के लिए अगर डेटा लिया जा रहा है तो उतना ही लिया जाए जितना ज़रूरी हो। जितने समय के लिए डेटा ज़रूरी है उससे ज़्यादा समय तक प्लेटफॉर्म डेटा न स्टोर करे। डेटा लेने के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी सवारी की नहीं, संबंधित प्लेटफॉर्म या संस्थान की होगी। अगर किसी संस्था से डेटा सुरक्षा में चूक होगी तो वो कोर्ट के बजाय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाएगी। मतलब फेस वैल्यू पर तो ये कानून बिल्कुल भी शेडी नहीं लगता। फिर भी बात क्यों है? एक लाइन में कहना हो तो IIT दिल्ली में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रितिका खेड़ा ने द हिंदू में जो लिखा उसे दोहरा सकते हैं कि समस्या डेटा प्रोटेक्शन नहीं बल्कि डेटा कलेक्शन है। दरअसल इस एक्ट के क्लॉज 17(2)(a) में प्रावधान है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता से जुड़े हितों में देश की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, पब्लिक ऑर्डर बनाने या किसी संज्ञेय अपराध को रोकने जैसी स्थिति में केंद्र सरकार आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है। यानी इन स्थितियों में सरकार पर यह कानून लागू नहीं होगा। अब संप्रभुता और देश की सुरक्षा जैसे विषय बहुत स्पष्ट नहीं है, कोई तय लकीर नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर अमुक बात से खराब होगा या नहीं होगा, देश की सुरक्षा खतरे में है कि नहीं है। इसलिए विपक्षी दल और RTI एक्टिविस्ट ऐसा संशय जता रहे हैं कि सरकार इस कानून का गैर वाजिब इस्तेमाल भी कर सकती है। सरकार को जो छूट मिली है उसके जवाब में अश्विनी वैष्णव की दलील है कि अगर कहीं भूकंप या चक्रवात आता है तो उस स्थिति में फॉर्म, सहमति नोटिस आदि का ध्यान रखना चाहिए या जान माल का। IT मंत्री ने यूरोप के डेटा सुरक्षा कानून GDPR का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ तो 16 तरह की छूट है, हमारे वाले में तो सिर्फ 4 तरह की छूट है। नोट कीजिए, सरकार पश्चिम का उदाहरण दे रही है। एक विवाद बोर्ड को लेकर भी है। एक्ट के क्लॉज 18 और 19 में एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का प्रावधान। इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करेगी। मतलब अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। बाकी इस बिल पर RTI को कमज़ोर करने का आरोप क्यों लग रहा है वो हम आपको यहाँ नहीं बताने वाले। उसके लिए आपको हमारे साथी साकेत की कॉपी पढ़नी पड़ेगी जहाँ से हमने ये सारी जानकारी उठाई है। तीसरा और आखिरी बिल है जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन बिल 2022, जिसे 27 जुलाई को पास कर दिया गया।
पहले बेसिक बताते हैं। 22 दिसंबर 2022 को वित्त और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ये बिल लेकर आए थे। मकसद 42 कानूनों में से 183 अपराधों को अपराध की कैटेगरी से हटाना, ताकि भारत में जीवन और व्यापार करने में आसानी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आईटी एक्ट की एक मिसाल आप ले सकते हैं। आईटी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कानूनी कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता था। जन विश्वास एक्ट में इस सजा की जगह 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने को कहा गया है। जेल हटाओ, पेनल्टी बढ़ाओ, मतलब कोई कह सकता है कि व्यक्तिगत जानकारी से छेड़छाड़ की जा सकती है, जेल नहीं होगी, आपको बस 25 लाख रुपए देने होंगे। ध्यान दीजिए, ये कोई कह सकता है, हम नहीं कह रहे हैं आपसे। कुछ कानूनों में जेल की जगह मोटा जुर्माना लगाने की बात भी है और कहीं जुर्माने या पेनल्टी की रकम को बढ़ा दिया गया है ताकि जीवन और व्यापार करने में आसानी हो। लेकिन मामला इतना सपाट भी नहीं है। जैसा हमने आपको बताया, कुल 42 मौजूदा कानूनों में बदलाव की बात है, तो ये केवल एक नहीं कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, कर सकता है। मसलन हेल्थ सेक्टर। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में भी 2 संशोधन प्रस्तावित थे। जैसे ही एक्ट पारित हुआ, स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं के बीच बहस छिड़ गई। ड्रग पॉलिसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि संशोधनों के बाद देश में दवा उत्पादन से जुड़े कुछ अपराध की श्रेणी से बाहर चले गए हैं और इससे दवा उत्पादकों की जवाबदेही खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश ठाकुर ने भी ट्वीट किया था कि इस कानून ने दवा उद्योग की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा कर दिया। अब अगर आपको घटिया दवा खाकर नुकसान होता है तो कंपनियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल कानून के तहत 4 तरह के अपराध बांट दिए गए हैं: मिलावटी दवा बनाना, नकली दवा बनाना, दवाओं पर गलत लेबल चिपकाना और मानक गुणवत्ता वाली दवाएं न बनाना। जैसे अपराध वैसी सजा। संशोधनों के बाद अब मानक गुणवत्ता वाली दवाएं न बनाने वाले जेल नहीं जाएंगे, बस 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उन पर लगेगा। जब विधेयक आया था तो सरकार ने बारंबार कहा कि इससे व्यापार में आसानी होगी। छोटे अपराधों के लिए जेल जाने के डर से व्यापार तंत्र और व्यक्तिगत आत्मविश्वास में झिझक आ जाती है। झिझक तो मिटेगी, मगर दवा जितनी संवेदनशील चीज़ पर ऐसी ढिलाई कितनी जायज़ होगी, आप सोच सकते हैं। ड्रग प्रोटेक्शन नेटवर्क के सदस्य एस श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेल जाने के जोखिम को कम करने से देश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे युवाओं के लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उपभोक्ता की नज़र से ये कदम ठीक है या नहीं। उपभोक्ता माने आप और हम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में कई स्पष्टीकरण जारी किए। कहा कि कानून में संशोधन केवल एक इनेबलिंग प्रोविजन है, अभी बहुत काम बाकी है। कानून में ढिलाई सार्वजनिक हितों और उद्योग के हितों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर ही ये छूट दी जाएगी। अब चलते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। पहाड़ों पर एक बार फिर बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में हालात इतने गंभीर हैं कि अलग अलग जिलों में बीते 24 घंटों में 41 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा तब तक का है जब ये बुलेटिन शूट किया जा रहा है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले शिमला की बात करते हैं, जहां बारिश के चलते बड़ा भूस्खलन हो गया है और चपेट में आ गया है एक शिव मंदिर। खबरों के मुताबिक करीब 50 लोग मलबे में दब गए हैं और अब तक 9 शवों को निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। हादसा शिमला के समर हिल इलाके में प्रसिद्ध शिव मंदिर में हुआ है। सावन का सोमवार होने के चलते सुबह मंदिर में बाकी दिनों के मुकाबले ज़्यादा श्रद्धालु थे। इसी वजह से हादसा और विकराल हो गया है। इसके अलावा हिमाचल के सोलन में बारिश से तबाही देखी गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सोलन में 3 अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ एक गाँव में बीती रात बादल फटने से 2 घर और एक गौशाला बह गई और पूरा गाँव मलबे में तब्दील हो गया। इस आपदा में 7 लोगों की मौत की खबर है और 6 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। 3 लोग लापता हैं। यही नहीं, मंडी में भी बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। अलग अलग हादसों में मंडी से अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है। मंडी में मकान ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों को बचा लिया गया है। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बादल फटने से एक ट्रक बह गया, साथ ही 10-15 घर बाढ़ में भी घिर गए हैं। इसके अलावा सिरमौर में 4 और चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा में एक मौत की खबर है। प्रदेश भर में कुदरती आपदा का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यह फैसला किया गया है कि कल पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। हिमाचल से अब उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में जारी भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने देहरादून, पौड़ी और चंपावत में स्कूल्स को बंद रखने का फैसला किया है। हरिद्वार में 14 अगस्त की सुबह गंगा नदी का जलस्तर
294.90 मीटर तक पहुंच गया, जबकि यहाँ खतरे का निशान 294 मीटर है। वहीं अलकनंदा नदी भी खासे उफान पर है। बारिश से बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। ललन टॉप शो में आज इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जहां मौसम विभाग ने अलर्ट घोषित किया है, उन जगहों पर जाने से बचिए और आज़ादी की सालगिरह आप भी मनाइए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।